एक गांव में एक भूतिया पार्क हुआ करता था। उस पार्क में अगर कोई 6 बजे के बाद जाता तो वो कभी अपनी ज़िंदगी में उस पार्क से बाहर नहीं निकल सकता था। अहमद और हादिया दोनों बहन भाई थी। अहमद अपने बहन को बोलता है कि चलो घर चलें, 6 बजने वाले हैं, मगर हादिया बोलती है, मैं नहीं जाऊंगी, यहाँ पर कोई भूत नहीं है, मुझे यहाँ पर खेलना है और झूले भी लेने हैं, तुमने जाना है तो जाओ। उसका भाई चले जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसके सामने एक डरावनी चुड़ैल की बच्ची आकर खड़ी हो जाती है। हा 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 हा, तुम्हें किसने बोला था कि यहाँ रहना हो? अब तुम कभी नहीं घर जा सकोगी। हा 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 हा। नहीं, मुझे घर जाने दो, मुझे मम्मा पास जाना है, प्लीज़, तुम्हें तुम्हारी माँ का वास्ता। तुम मुझे मेरी माँ का वास्ता दे रही हो, जिसे मैंने आज तक देखा भी नहीं, लेकिन मेरी एक सौतेली माँ भी है, जिसको मेरे बारे में कुछ ख्याल होगा कि नहीं। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। हा 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 हा। मुझे मालूम हो गया है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है, प्लीज़ मुझे जाने दो। मेरी माँ तो जिंदा है ना, वो मेरे बारे में परेशान हो रही होंगी, हो सकता है कि वो मेरे बगैर मर जाए, फिर क्या होगा। अच्छा, मैं तुम्हें जाने तो दूँ, लेकिन अगर तुम्हें किसी ने देख लिया तो फिर मैं तुम्हें नहीं बचा सकती। हाँ, अभी तो सिर्फ 2 मिनट ही गुजरे हैं, किसी ने मुझे नहीं देखा। अगर किसी ने मुझे देखा होता तो वो मेरे पास आ जाता और तुम्हारी तरह मेरे से भी सवाल करता है। तुम मुझे जाने दो, उम्मीद करती हूँ कि कोई मेरे बारे में तुमसे पूछेगा भी नहीं, प्लीज़ मुझे जाने दो। ठीक है, मैं तुम्हें एक जादुई रास्ता बना के देती हूँ। उधर से तुम जल्दी से चले जाना, क्योंकि तुमने मुझे मेरी माँ का वास्ता दिया है, इसलिए मैं तुम्हें जाने दे रही हूँ। आज ईद का दिन था और सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। तभी पिंकी और चिंटू उनके अब्बा जान और ताया जान के पास आते हैं। अरे बच्चों, ईद मुबारक, ईद मुबारक। जवाब में चिंटू और पिंकी कहते हैं, है मुबारक ताया जान और अब्बा जान, आपको भी हमारी तरफ से ईद मुबारक। तभी उसके अब्बा जान संजीदगी से बोलते हैं, अरे बेटा, आज ईद का दिन है, तुम लोग जहाँ चाहो वहाँ घूम सकते हो, लेकिन एक जगह नहीं, और वो जगह है हमारे घर से थोड़ी दूर पर जो प्लाट है, उधर कभी भी ईद वाले दिन घूमने मत जाना। फिर उसके बाद उसके अब्बा जान उन लोगों को बाहर खेलने के लिए भेज देते हैं। आखिर ऐसी क्या बात है उस प्लॉट में? चिंटू, मुझे लगता है मुझे वहाँ जाकर देखना चाहिए। अरे नहीं, मैं बिल्कुल नहीं देखूँगा। अगर वहाँ पर कोई चुड़ैलें वड़ैलें हुई तो क्या होगा? मैं नहीं जाऊँगा, आप अकेले जाओ। अरे तुम तो डरपोक हो, तुम्हें तो दिन के वक़्त भी डर लगता है। तुमने नहीं जाना तो ना जाओ, मैं तो जा रही हूँ। फिर उसके बाद पिंकी वहाँ पर पहुँचती है तो उसे वहाँ पर केक और बहुत ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं। वो ये देखकर सोचती है, यूँ ही अब्बा जान ने मुझे यहाँ आने से इनकार कर दिया, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। तभी उसके सामने एक चुड़ैल छोटी सी बच्ची आकर कहती है, अरे तुम कौन हो? हाँ, मेरा नाम पिंकी है और मैं यहाँ से पर गलती से आ गई हूँ, प्लीज़ मुझे जाने दो, तुम्हारी बहुत मेहरबानी होगी। हाँ, दिखने में तो तुम अच्छी लगती हो, ठीक है, मैं तुम्हें जाने देती हूँ, लेकिन यहाँ से जल्दी निकल जाना, क्योंकि हम लोग ईद मना रहे हैं, इसीलिए ईद वाले दिन यहाँ पर जो भी आता है हम उसका खून पी जाते हैं। जेल नंबर 36 एक ऐसी जेल थी जिसके बारे में कहा जाता था कि वो हॉन्टेड है। उसके अंदर जाना एक कैदी का बुरा ख्वाब हुआ करता था। कोई भी कैदी उसके अंदर जाना नहीं चाहता था, क्योंकि जैसे ही वो एक रात उधर गुजारता, अगली सुबह उसकी लाश मिलती। लेकिन इसके बारे में ख़ास बात ये थी कि जो बेगुनाह होता था उसको उसकी लाश नहीं मिलती थी।
मेरा यकीन कीजिए जेलर साहब, मेरा यकीन कीजिए, मैं बेगुनाह हूँ, मैंने कोई कत्ल नहीं किया। आप प्लीज़ मुझे छोड़ दो। ये तो आज रात को पता लग ही जाएगा कि तुम कितने ज़्यादा बेगुनाह हो, क्योंकि अगली सुबह तक तुम्हारी लाश मिलेगी अगर तुमने ये गुनाह किया। अब वो जेलर उसको जेल नंबर 36 में छोड़ देता है। विक्रम एक साइड पर बैठा रो रहा था। मेरी क्या ही गलती है, मैंने उसका कत्ल नहीं किया, लेकिन फिर भी मुझे सज़ा मिल रही है। भी उसे आवाज़ आती है, मुझे पता है कि तुम बेकसूर हो, मत रो। जिसने तुम्हें फंसाया है और कत्ल किया है उसे उसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। देखो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, इंसान हो या जिन हो। अगर तुमने ये बात की है तो मुझे बताओ कि सच में ऐसा होगा, उस गुनहगार को उसको गुनाह की सज़ा मिलेगी। अगर तुम गुनाहगार होते तो मैंने अभी तक तुम्हें मार देना था, लेकिन तुमने ये गुनाह किया ही नहीं। अभी जाता हो और जिसने ये गुनाह किया है उसे पकड़कर यहाँ पर लाता हूँ। मैंने सुना था कि ये चुड़ैलें और जिन बहुत ज़्यादा ख़तरनाक और बुरे होते हैं, ये इंसानों के दुश्मन होते हैं, लेकिन तुमने इस सब को गलत साबित कर दिया। तुम्हारा शुक्र। फिर वो जिन उस गुनाहगार को मार डालता है और सुबह तक बच जाने की सूरत में जेलर को यकीन हो जाता है कि ये बेगुनाह है। एक गांव में लोगों के बच्चे अचानक से गायब हो रहे थे। रामू का छोटा बेटा भी गायब हो गया था। रामू पूरी शाम वहां पर खड़ा रहा जहां से उसका बेटा रोज़ वापस आता है, मगर आज वो वापस नहीं आया। अरे, मेरा बेटा अभी तक वापस नहीं आया, ये क्या हो गया? मुझे लगता है कि मुझे सरपंच जी से इसकी शिकायत करनी चाहिए। फिर वो सरपंच जी से शिकायत लगाता है, मगर सरपंच जी उसकी बात को संजीदा नहीं लेते हैं। एक दिन सरपंच जी का खुद का छोटा बेटा गायब हो जाता है। वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। अरे नहीं, मेरा छोटा बेटा चिंटू, आज दूसरा दिन हो गया है, वो घर वापस नहीं आया। मुझे लगता है कि मुझे पंचायत लगानी चाहिए। फिर सरपंच जी पंचायत लगाते हैं और वो कहते हैं, अरे गांव वालों, मेरा छोटा बेटा चिंटू 2 दिन हो गए हैं, नहीं मिल रहा। इस पर रामू कहता है, अरे जब मेरा बेटा गायब हुआ था तब तो आपने कुछ नहीं किया था, अब आपका बेटा चिंटू गायब हुआ है तो आपने तो पंचायत लगा ली है। आपको तो आपकी गलती का एहसास हो ही गया होगा। हाँ, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है, लेकिन अब हमें अपने बच्चों को ढूंढना ही होगा। बताओ क्या करें हम सब लोग? मुझे लगता है कि हमारे गांव के पास जो सा कब्रिस्तान है उधर से बच्चे गायब हो रहे हैं, क्योंकि मेरा बेटा भी अक्सर उसी रास्ते से मेरे घर आता है। ओह अच्छा, ऐसी बात है तो आज रात को हम उस कब्रिस्तान में रुकेंगे और किसी को डरना बिल्कुल भी नहीं। मैं अपने बेटे को पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, अपनी जान की कुर्बानी भी दे सकता हूँ। क्या सब लोगों को मंजूर है? मंजूर है। फिर वो रात होते ही कब्रिस्तान पहुंच जाते हैं। वहां जाकर उनको पता लगता है कि एक जिन सारे बच्चों को चिड़िया बना रहा है। ये देखते ही सब हैरान हो जाते हैं। तभी गांव का सरपंच बोलता है, मुझे तो पहले से ही शक था, क्योंकि कब्रिस्तान में ऐसे जिन चुड़ैलें वगैरह होती हैं, इसीलिए मैं अपने साथ ये दम दरूद वाला बाबा से पानी भरवा कर लाया था। अब हम इसे इसके ऊपर गिरा देंगे। फिर वो लोग ऐसा ही करते हैं और इस तरह वो जिन ख़त्म हो जाता है। अरे वाह, इस जंगल में तो बहुत अच्छे अच्छे शिकार मिल रहे हैं। आज भी नया शिकार मिल गया। उस जंगल में दिन के वक्त कोई भी जाता वो चुड़ैल उसे नहीं खाती थी। रात होते ही जो भी गुजरता उसे खा जाती थी। कुछ दिनों से अब चुड़ैल को शिकार मिलने बंद हो गए। अरे आहे, ये हो क्या रहा है? मुझे शिकार क्यों नहीं मिल रहे? ढूंढने पड़ेंगे।
तभी उसे पता लगता है कि उस जंगल में उसके साथ साथ एक जिन भी रहता है, वो भी लोगों को खाता है। मज़ेदार शिकार था। ये सुनते ही चुड़ैल को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में कहती है, अरे तुम यहाँ से चले जाओ वरना बहुत बुरा होगा। मैं इस जंगल से नहीं जाऊंगा। यहाँ पर रहकर मुझे बहुत ज़्यादा शिकार मिलते हैं। मैं बहुत से जंगलों में गया मगर वहाँ पर मुझे कोई शिकार नहीं मिल रहा था। मैं तो यहाँ से बिल्कुल भी नहीं जाने वाला। अच्छा, तो तुम यहाँ से नहीं जाओगे? ये लो। फिर उसके बाद उन दोनों में लड़ाई होती है और वो दोनों एक दूसरे को ख़त्म कर देते हैं। एक दफ़ा का जिक्र है, एक गांव के करीब एक म्यूज़ियम हुआ करता था। उस म्यूज़ियम के बारे में ये मशहूर था कि उस म्यूज़ियम के अंदर चुड़ैलें रहती हैं। अहमद उसी गांव में रहा करता था। अहमद बहुत ज़्यादा सोच लड़का था। वो ये चाहता था कि वो बहुत ज़्यादा अमीर हो जाए, मगर वो काम कोई भी नहीं करता था। जैसे ही उसे इस म्यूज़ियम के बारे में पता लगता है, उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। ओह अच्छा, तो ऐसी बात है। मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। क्यों ना मैं इस म्यूज़ियम को उसके मालिक से खरीद लूँ। वैसे भी वो इसके किसी काम का नहीं है, वो मुझे दे देगा। फिर बाबा की मदद से सारी चुड़ैलों को ख़त्म कर दूँगा। ये सोचकर वो उसके दोस्त के घर की तरफ चल देता है। मुझे पता है कि तुम मुझे कभी भी ना नहीं कहोगे, क्योंकि तुम मेरे बचपन के दोस्त हो। मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, तुम मुझे दे दोगे, मैं वक्त पर वापस लौटा दूँगा। अरे परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम जितने पैसे मांगोगे मैं उतने पैसे दूंगा। तुम मुझे बताओ कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए, मैं उतने दूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारे बचपन का दोस्त हूँ। मुझे लगता है कि वो 25 लाख रुपए में तो मान ही जाएगा। तुम ऐसा करो कि तुम मुझे ना 25 लाख रुपए दे दो, मैं तुम्हें वापस कर दूंगा। क्या तुम उसे इस म्यूज़ियम की इतनी कम कीमत दे रहे हो? तुम्हें किसी की भी मजबूरी से फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा। अरे इसने तो पैसे देने से इनकार कर दिया, अब कुछ तो करना ही पड़ेगा। अरे नहीं नहीं, मेरे पास 25 लाख रुपए और हैं। मैं 50 लाख रुपए में उससे म्यूज़ियम खरीदूँगा। ओह अच्छा, ऐसी बात है। मुझे माफ़ करना कि मैंने तुम्हें शक किया। मुझे वैसे लगता तो नहीं था कि तुम किसी की मजबूरी से फ़ायदा उठाओगे। खैर ये लो मेरा कार्ड, बैंक से पैसे निकलवा लेना। ओह शुक्रिया शुक्रिया। अब असल मज़ा आएगा ना। 25 लाख रुपए में म्यूज़ियम खरीदूँगा और फिर उसके बाद दुगने तिगने पैसे कमाऊँगा। फिर उसके बाद वो 25 लाख रुपए में उस म्यूज़ियम को ख़रीद लेता है। अरे वाह अहमद, मानना पड़ेगा, तो बहुत ज़्यादा शातिर है। 25 लाख रुपए में इतना बड़ा म्यूज़ियम खरीद लिया। अब तुझे अमीर होने से कोई नहीं रोक सकता। मगर फिर उसे उसकी गलती की सज़ा तो मिलनी थी। वो चुड़ैल उसे वहीं पर मार डालती है। एक गांव में कहीं से एक खौफनाक और खतरनाक चुड़ैल आ गई थी। उस चुड़ैल ने पूरे गांव वालों को तंग कर मारा था। वो जहां भी कोई मोटरसाइकिल, कार या फिर कोई भी चीज़ देखती उसमें से पेट्रोल निकाल कर पीने लगती थी। अब वो औरत एक औरत का रूप लेकर गांव में रह रही थी। एक दिन वो मोटरसाइकिल देखती है, वो उसमें से पेट्रोल निकाल कर पी रही होती है। तभी गांव की एक औरत उसे देख लेती है। आखिर मुझे पता लग ही गया कि कौन है वो तुम ही हो जो लोगों की मोटरसाइकिल और कारों में से पेट्रोल और डीजल निकाल के पीती हो। पूरे गांव वालों को बता दूंगी। नहीं, इसने तो मुझे देख लिया, अब ये पूरे गांव वालों को बता देगी। मुझे इसे मारना होगा। फिर उसके बाद वो चुड़ैल अपनी ताकत से उसको आग लगा देती है। गांव वालों मेरी मदद करो, गांव वालों।
अरे नहीं, ये कैसी आवाज़ें आ रही हैं? मुझे जाकर देखना चाहिए, कहीं इसने उस चुड़ैल को तो नहीं देख लिया। सब गांव वालों को इकट्ठा कर लेकर जाता हूँ। अरे बाबा, हमारी मदद कीजिए, गांव में एक चुड़ैल आ गई है। वो सबकी मोटरसाइकिल और कारों में से पेट्रोल और डीजल निकाल कर पीती है, और अगर कोई उसे देख ले वो उसे जला देती है। आप हमारी बस कर दो बेटा, मुझे इसके बारे में सब कुछ पता है। ये चुड़ैल पिछले गांव में भी आई थी। पिछले गांव के लोगों ने मुझे ही बुलाया था इसको ख़त्म करने के लिए। जब मैं इसके पास पहुंचा तो ये वहां से भाग गई और इधर आ गई। अब मुझे पता है कि इसको कैसे ख़त्म करना है। कान इधर लाओ। अरे बेटा, इसकी ताकत की वजह पेट्रोल और डीजल है। हम इसी से इसे मारेंगे। इसके ऊपर पेट्रोल और डीजल भरा कर इसको आग लगा देंगे, फिर उसके बाद ये चुड़ैल ख़त्म हो जाएगी। फिर वो लोग ऐसे ही करते हैं और इस तरह वो चुड़ैल ख़त्म हो जाती है। रेशमा बहुत ज़्यादा खूबसूरत और अमीर लड़की हुआ करती थी, इसीलिए सारे गांव के लोग उससे जेलस हुआ करते थे। अरे रेशमा, मुझे भी बताओ अपनी खूबसूरती का राज और अपने अमीर होने का राज। मैं भी जानना चाहती हूँ, और मैं भी अमीर होना चाहती हूँ और खूबसूरत दिखना चाहती हूँ। अरे ये सब कुछ तो मुझे विरासत में मिला था, इसीलिए मैं इतनी ज़्यादा खूबसूरत और अमीर हूँ। खैर छोड़ो ना, तुम बताओ क्या पियोगी। इसी तरह वो हमेशा बात को उल्टा दिया करती थी, मगर एक बुरी बात उसके बारे में ये थी कि वो रात के वक्त एक चुड़ैल बन जाती थी जो बहुत ज़्यादा बदसूरत थी, क्योंकि उस पर किसी ने जादू किया था। दूसरी तरफ विमला, आखिर ये इतनी ज़्यादा अमीर और इतनी ज़्यादा खूबसूरत क्यों है? मुझे भी इतना ज़्यादा खूबसूरत होना ही होगा। अरे यकीनन तुम रेशमा के बारे में सोच रहे हो, इसीलिए तो इतना बुरा मुंह बनाया हुआ है तुमने। वो तुम्हें कभी भी अपनी खूबसूरती और अमीरी का राज नहीं बताएगी, इसीलिए तुम इस बारे में सोचना बंद कर दो। ऐसे कैसे बंद कर दूँ? उस रेशमा को तो मैं छोड़ूंगी नहीं, उसकी सारी दौलत हत्या लूँगी। रेशमा, अब तुम मेरे से बच कर रहना। इस पर उसका शौहर गुस्से से कहता है, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि रेशमा के बारे में सोचना बंद कर दो। वो तुम्हें कभी नहीं बताएगी कि वो इतनी अमीर क्यों है और इतनी ज़्यादा खूबसूरत क्यों है, क्योंकि ये सब कुछ उसे विरासत में मिला है। अब उसके बारे में सोचना बंद कर दो। ठीक है, मैं उसके बारे में सोचना बंद कर देती हूँ। रेशमा, तुम्हें मैं छोड़ूंगी नहीं। तुम्हारी वजह से मैंने अपने शौहर से लड़ाई तक कर ली। मुझे उसकी खूबसूरती और अमीरी का राज जान के रहना है। आज रात मैं उसके ऊपर नज़र रखूंगी और मुझे पता चल जाएगा कि वो इतनी अमीर क्यों है। जैसे ही रात के वक्त वो उसके घर जाती है तो वो चुड़ैल उसे देख लेती है, फिर उसके बाद वो उसे मार डालती है। रेशमा रात के वक्त जब भी चुड़ैल बनती थी उसे उस पर काबू नहीं रहता था। ये बात पूरे गांव में फैल जाती है, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाता और फिर सारे गांव वाले वो गांव छोड़कर भाग जाते हैं। एक दफ़ा का जिक्र है, एक गांव हुआ करता था। उस गांव में विमला रहा करती थी। विमला दूसरे गांव से इस गांव में कुछ दिन पहले ही शिफ्ट हुई थी, इसलिए वो इस गांव के बारे में कुछ नहीं जानती थी। वो अपने बेटे बबलू का ट्यूशन डालना चाहती थी, मगर उसे ट्यूशन डालने के लिए कोई घर ही नहीं मिल रहा था। तभी उसे एक दिन साथ वाले घर से बच्चों के पढ़ने की आवाज़ें आती हैं। अरे, साथ वालों के घर से बच्चों के पढ़ने की आवाज़ आ रही है। लगता है ये औरत ट्यूशन पढ़ाती है। मैं अभी उसके घर जाकर पूछती हूँ। फिर विमला उसके घर पहुंचती है। अस्सलाम वालेकुम, आपके घर से बच्चों के पढ़ने की आवाज़ें आ रही थी, क्या आप ट्यूशन पढ़ाती हैं? जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, मैं ट्यूशन ही पढ़ाती हूँ और आपको पता है मैं फ़ीस भी बहुत ज़्यादा कम लेती हूँ। आप अपने बच्चे को दाखिल कराने के लिए 500 रुपये फ़ीस दे देना। अरे, इतनी कम फीस तो कोई ट्यूशन वाला नहीं लेता। खुद कम से कम कोई 800 लेता है। खैर, मुझे जी कल से मैं भेज दूँगी। अच्छा ठीक है, आप बबलू को भेज दीजिए, आपको उसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। आप यही सोच रही है ना कि मैं इतनी कम फीस क्यों ले रही हूँ? तो इसके पीछे वजह ये है कि मुझे पढ़ाने का बहुत ज़्यादा शौक़ है
और मेरे शोहर का इंतकाल हो चुका है, इसीलिए मुझे 500 रुपये फ़ीस चार्ज करनी पड़ती है, वरना तो मैं कुछ भी ना लेती। ओह, आपके शोहर का सुन के बहुत ज़्यादा दुख हुआ। चलें, अब मैं चलती हूँ, कल 5 बजे बबलू को भेज दूँगी। जैसे ही वो औरत दरवाजे से बाहर निकलती है, ट्यूशन वाली ऊंची आवाज़ में हंसती है और कहती है, अभी तो असल मज़ा आएगा। कल एक नया शिकार मिलेगा। कल तो पार्टी होगी। ये सब कुछ विमला सुन लेती है। अरे नहीं, ये कैसी बातें कर रही है। मुझे जाकर गाँव वालों को बताना चाहिए, वरना ये गांव के सारे लोगों को मार डालेगी। मुझे जाना चाहिए यहाँ से। मैं तो पूरी तरीके से डर गई थी और फिर उसके बाद मैं तुम्हारे पास आ गई। मेरी बात मानो, ये सब कुछ सच है, मैंने अपने कानों से सुना है। हमें इसका कोई हल निकालना चाहिए। अरे तुमने ये सब कुछ कैसे देख लिया? वो मकान तो 5 साल से खाली पड़ा हुआ है। ये सुनते ही विमला चौंक जाती है और आज तक पता नहीं लग सका कि वो औरत कौन थी।